तो हम आगे अब बात करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की। हमने ऑकरेंस ऑफ मेटल देख लिया, सब कुछ देख लिया हम लोगों ने कि किस तरह से लो रिएक्टिव और हाई रिएक्टिव और मिडल रिएक्टिव एलिमेंट्स किस तरह से प्रेजेंट होते हैं हमारे नेचर में। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम इन अलग अलग रिएक्टिव एलिमेंट्स को कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देख रहे हैं ऐसे एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कराना जो कि मिडल है और जो कि लो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। अब आप कहेंगे कि मैंने तो कहा था लो रिएक्टिव एलिमेंट्स तो फ्री स्टेट में मिलते हैं। हाँ, वो फ्री स्टेट में ही मिलते हैं, बस कुछ कुछ है जो मतलब फ्री स्टेट में भी मिलते हैं और कुछ कंपाउंड फॉर्म में भी मिलते हैं। जैसे कि जो कॉपर होता है, जो सिल्वर होता है, जैसे ये मरकरी हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब फ्री स्टेट में तो मिलते हैं लेकिन ये कंपाउंड फॉर्म में भी मिलते हैं। तो फ्री स्टेट में जो मिलेगा उसमें तो एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये कंपाउंड फॉर्म में है तो उसको एक्सट्रैक्ट करने की क्या तरीका है वो देखने वाले हैं यहाँ पर। तो जैसे कि मान लीजिए Hg है, सही, देखिए इनको करने के लिए ना बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे आपको सिर्फ ओनली हीटिंग चाहिए और कुछ नहीं। यहाँ पे सिर्फ हीट कीजिए और आपका काम हो गया है। यहाँ पे समझिए क्या होता है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए HgS है, आप इसको क्या कीजिए, सिंपली हम इसको क्या करते हैं, हीट देते हैं। ट्राइंगल ये हीट का सिंबल होता है, हम इसको सिंपली हीट देते हैं तो ये क्या बन जाती है, HgO में कन्वर्ट हो जाता है और SO2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो ऑक्साइड है इसको कन्वर्ट करना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। इसको तो आप सिंपली चाहें तो इसको दोबारा एक बार हीट करके, जैसे यहाँ पे हमारे पास HgO है, ये जो हमारे पास HgO है इसको दोबारा आप एक बार हीट कर दीजिए तो आपके पास Hg+O2 ब्रेक हो गया। क्या समझ पाए आप इस चीज़ को, बताइए क्या कोई चीज़ समझ में आया? आपको कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसे लो रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे जो कि सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो उसको कुछ खास नहीं करना, बस उसको एक बार हीट कीजिए और उसका ऑक्साइड हमें मिल गया, फिर उसी ऑक्साइड को दोबारा हीट कर दीजिए, ग्राफ हमें मिल गया, बस खत्म। इसी तरह हम Cu2S का देख लेते हैं। जब हम Cu2S को हीट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑब्वियसली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप हीट करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर वही जो हमने देखा था, CuO बनेगा और SO2 बनेगा। फिर इस CuO को दोबारा हीट कर दीजिए, ये आपका Cu+O2 खत्म हो गया। यही था आपका एक्सट्रैक्टिंग द मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। सिंपल है कि नहीं है? यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको बस इतना देखना है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो लो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो वैसे तो हमें मिल जाते हैं काफी फ्री स्टेट में, बट कुछ कुछ होते हैं जो कि कुछ कंपाउंड के फॉर्म में भी मिलते हैं, जैसे कि सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं, ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलते हैं। तो उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है मैं यहाँ पे देखना, सिंपल हीटिंग है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ हीटिंग लगाना है और आपका काम हो गया। तो आगे हम बात करेंगे कि हम मिडल रिएक्टिव एलिमेंट्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं मिडल रिएक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट्स को, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो कि रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, Zn हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, हाँ कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं एल्यूमिनियम, कुछ भी कह सकते हैं, Fe हो गया। इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम कैसे करते हैं इनको एक्सट्रैक्ट, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ये जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं सल्फाइड्स के फॉर्म में या फिर कार्बोनेट्स के फॉर्म में। फ्री स्टेट में फॉर्म नहीं होते, फॉर्म नहीं होते हैं, होते होंगे बट कुछ खास नहीं। जनरली ये लोग जो है ना ZnCO3, ZnS, इस तरह से Fe2O3 या ऑब्वियसली FeCO3 या फिर इस तरह काफी सारे ना अलग अलग कंपाउंड्स के फॉर्म में फाउंड होते हैं, हमें ऐसे फ्री स्टेट में नहीं मिलते। तो इनको कैसे करते हैं, एग्जांपल तौर पे आपकी बुक में जिंक का एग्जांपल देखा तो उसी को चीज समझते हैं। आपको ये समझ में आया मैंने आपको क्या बोला? मैंने आप बस इतना कहा कि जो मिडल रिएक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में जो मिडल एलिमेंट्स होते हैं वो बस क्या कहते हैं, वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं होते, वो कुछ ना कुछ कंपाउंड का फॉर्म होता है। जनरली कौन से कंपाउंड, या तो सल्फाइड्स या तो कार्बोनेट्स। जैसे एग्जांपल पर समझिए, जो Zn है वो ZnCO3 के फॉर्म में भी फॉर्म होता है और एक मिलता है हमें ZnS के फॉर्म में भी मिलता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आप सिंपली यहाँ पे कीजिए हीट, आप यहाँ पे करेंगे हीट तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा Zn और मिल जाएगा आपको CO2, हो गया। अगर आप ZnS को करेंगे हीट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आपको मिल जाएगा Zn+SO2। ये क्या आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड। क्या किया मैंने यहाँ पे, समझिए दोबारा, देखिए
होता क्या है, जब भी मैंने आपको क्या बताया कि जो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि रिएक्टर से इसके मिडल में प्रेजेंट होते हैं, वो दो तरह के कंपाउंड में हमें मिलते हैं, या तो सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलते हैं या तो कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलते हैं। अगर वो सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलेंगे तो आपको क्या करना है, कौन सा प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं रोस्टिंग। क्या नाम देते हैं हम इनको, एक मिनट रुकिए, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, यहाँ पे ZnO होगा, फिर इसको दोबारा हीट काम करते रुकिए, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। देखिए आप एक्चुअली में क्या होता है, ये जो आपका ZnCO3 है, ये फॉर्म होता है आपका ऐसे, ये आपका बन गया। अब इसमें आपका क्या होता है, अब आप इसमें देख सकते हैं आपका ये ZnO फॉर्म हो गया। अब देखिए जनरली कोई खास मुश्किल काम नहीं है, यहाँ से चीज़ों को ऑक्सीडाइज, किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करना आसान हो जाता है हमारे लिए। हम किसी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट से उसको रिएक्ट कर देंगे, वो ऑक्सीडेट रिड्यूस हो जाएगा। क्या मतलब है मेरा, जैसे देखिए मैं अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन, CALCENATION। क्या मतलब है, देखिए ध्यान से सुनिए, अगर आपको कार्बोनेट, आपके पास कार्बोनेट हो रहा है, अगर कार्बोनेट हो रहा है तो कार्बोनेट और को सिंपली हीट कीजिए इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पे हमने ऑक्सीजन नहीं है, या तो ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए तो नेग्लिजिबल होना चाहिए लिमिटेड क्वांटिटी में, ठीक है। तो ऐसे उसको ऐसे कंडीशन में हम ZnCO3 को हीट करते हैं। अब हम इसको हीट करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, ZnO फॉर्म करता है, CO2 फॉर्म करता है। अब यहाँ जो मेरे पास ZnO है, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं ZnO को किसी जिंक से हाईयर रिएक्टिव एलिमेंट से रिएक्ट करा दूं? जैसे जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है, जल्दी बताइए। जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव, मैं काम करता हूँ एल्यूमिनियम से रिएक्ट करा देता हूँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या रिएक्शन होगा आप खुद बताइए। जो Zn है ये हमारे पास बन जाएगा, Zn का अकेला बन जाएगा, और ये यहाँ पे Al2O3 बन जाएगा। ये तो सिर्फ मैंने आपको एक प्रोसेस बताया, यहाँ पे देखिए ये कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया, लेकिन क्या मैं ऐसे कोई भी एलिमेंट इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या? जी हाँ, कोई भी एलिमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते वो गिवन एलिमेंट से हाईली रिएक्टिव होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे Zn से ज़्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम में क्या किया, Zn को उसके ऑक्साइड में से डिस्प्लेस कर दिया, Zn फ्री हो गया, और एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड का Al2O3 उसने फॉर्म कर लिया। तो अब आई होप आपको समझ में आया होगा हम किस तरह से इस चीज़ को काम करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पे, जैसे कि अच्छा यहाँ पे ना हम ZnO को एक और तरीके से हम कर सकते हैं इसको रिड्यूस। जनरली हम लोग काफ़ी जो रिडक्शन है ना, हम रिडक्शन के लिए काफ़ी बार ना ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, कार्बन का यूज़ करते हैं। कार्बन इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ सम कंपाउंड्स, काफ़ी बार यूज़ होता है, काफ़ी फ्रीक्वेंट हम लोग ये यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक तरीका बता दिया, इसको देखिए यहाँ पे जैसे हम इस रिएक्शन में ZnO बना था, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होता है, हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में उस कंपाउंड को हम हीट करते हैं और हमें उसका ऑक्साइड मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। इसका जो हमें ऑक्साइड मिला, हम यहाँ पे एक और तरीका कर सकते हैं, इसको कार्बन से रिएक्ट करा दो, क्योंकि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन है वो काफ़ी फ्रीक्वेंट होता है। तो कार्बन जो ऑक्सीजन का रिएक्ट बना लेगा, रिएक्ट कर जाएगा, CO2 बना लेगा, और Zn हमारे पास अकेला बच जाएगा। तो ये भी प्रोसेस इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी बार ना, ऐसे काफ़ी सारे एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, सल्फाइड्स और काफ़ी बार इसका इस्तेमाल किया जाता है उसको वो करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए किसी भी एलिमेंट को। सिर्फ जरूरी नहीं, सिर्फ कार्बन नहीं, मैंने आपको एल्यूमिनियम से करके दिखाया, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कि इससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मैं उसको इसके साथ रिएक्ट करा दूंगा, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, जैसे अभी यहाँ पे हुआ था, और वो जिंक उसी के कारण यहाँ पे जैसे जिंक क्या हुआ, जिंक जो है वो फ्री हो पाया। एक और एग्जाम्पल आपको पहले समझा देता हूँ, वो था कार्बोनेट का एग्जाम्पल। जिंक जो है वो ZnS के फॉर्म में भी मिलता है। अब मैंने आपको क्या बताया, जो ZnS है इसको हमेशा किसके प्रेजेंस में, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर दो, तो ये दोबारा बन जाएगा हमारे पास ZnO और SO2। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो भी हमारे पास सल्फाइड हो है, मैंने सल्फाइड के लिए ये प्रोसेस यूज करते हैं, जो भी हमारे पास सल्फाइड हो है उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर दो, हमारे पास ZnO और SO2 बन जाएगा। बाकी भी ZnO को तो दोबारा आप क्या करोगे, कार्बन से रिएक्ट करा दोगे, ये बन जाएगा Zn और CO2 बन गया आपके पास का, आपके पास प्योर मेटल आपको मिल गया। आपको रोस्टिंग समझ में आया क्या, समझ में आ गया क्या?
रोशनी समझ में आ गया होगा, कैल्सिनेशन समझ में आ गया होगा। ऐसे ही काफी सारे एलिमेंट्स को जो कि लोअर रिएक्टिव भी होते हैं ना, हम उनको हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स से रिएक्ट करके डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंगनीज का एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास MnO4 है, उसको मुझे इसमें से ना मैंगनीज को अलग करना है। तो मैंने क्या किया, मैंगनीज से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन होता है, इससे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट मैंने एल्यूमिनियम ले लिया। तो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके ये क्या कर देगा, ये हमारे पास, मैंने इसको एल्यूमिनियम से रिएक्ट कराया, यहाँ पे क्या बन गया, Mn तो अकेला हो गया, Mn फ्री हो गया, क्योंकि एल्यूमिनियम मैंगनीज, ये क्या है, मैंगनीज है, इससे ज्यादा रिएक्टिव है। जो एल्यूमिनियम है वो इससे ज्यादा रिएक्टिव, उसने क्या किया, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया और क्या फॉर्म हो गया, Al2O3, और थोड़ा सा हीट भी रिलीज हो जाता है इस प्रोसेस में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑब्वियसली ये कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तभी हीट रिलीज हुआ ना यहाँ पे। क्या आपको यह चीज समझ में आया? तो यहाँ पे मैं आपको बेसिकली, यहाँ पे मेन आइडिया ये था, आपको कैल्सिनेशन बताना, रोस्टिंग बताना। कैल्सिनेशन में क्या होता है, जो भी कार्बोनेट ओर है, कोई भी कार्बोनेट ओर, उसको हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट कर देते हैं, उसका कुछ ऑक्साइड बन जाता है। हमारे जैसे जिंक था, जिंक कार्बोनेट को हमने ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट कराया, वो ZnO बन गया। फिर ZnO को मैंने क्या किया, मैंने ZnO को सिंपली कार्बन के साथ या फिर किसी भी हायर रिएक्टिव एलिमेंट से रिएक्ट करा के Zn को अलग कर लिया। और जो रोस्टिंग होता है, रोस्टिंग में क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग हीट करते हैं सल्फाइड ओर को। सल्फाइड ओर को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं। इससे क्या होता है, वो जो सब्सटेंस है, जो भी कंपाउंड है, वो उसका जो एलिमेंट है जिसका हमें ओर है, हमारे पास जिस एलिमेंट को हमें अलग करना है, उसका ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। जैसे Zn का हमने देखा, ZnS जो है, उसको जब हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया तो वो ZnO बन गया। फिर दोबारा ZnO को तो हम दोबारा कार्बन से रिएक्ट करा के वही चीज वापस हम प्योर एलिमेंट को दोबारा एक्वायर कर सकते हैं। और दूसरा तीसरा चीज हमने यहाँ पे क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट वाला तरीका भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई भी एक हायर रिएक्टिव एलिमेंट उठा लो और उसकी हेल्प से आप लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को अलग कर सकते हो। जैसे कि मैंगनीज से हाई रिएक्टिव एल्यूमिनियम था, तो मैंने मैंगनीज MnO4 को एल्यूमिनियम से रिएक्ट कराया, तो एल्यूमिनियम क्या किया, एल्यूमिनियम ने इस O4 से ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लिया और मैंगनीज हमें फ्री स्टेट में मिल गया। ऐसी तरह से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे आखिरी टॉपिक आज के लेक्चर का, वो है जो हम टॉप ऑफ द रिएक्टिविटीज एलिमेंट्स की जो हम कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से। सॉरी, इलेक्ट्रोलाइसिस कौन सा प्रोसेस होता है, वो इलेक्ट्रोलाइसिस। अब क्या मुझे दोबारा बताना चाहिए, मेरे ख्याल से ये तीसरा लेक्चर होगा जिसमें कि मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल मैं एक बार और बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए NaCl है। मैंने ये तो कल ही आपको बताया था, अब मैं वो दोबारा डायग्राम नहीं बनाना चाहूँगा, बट आप समझ सकते हैं ना यहाँ पे क्या होता है। हमारे पास ऐसे बना देता हूँ, चलो यहाँ पे हमारे पास, मैंने तीसरी बार बता रहा हूँ, आई थिंक मैं, ये हमारे पास है सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारा कौन सा होता है, ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, यानी कि कैथोड। ये हमारा है एनोड, ठीक है। अब होता क्या है, सिंपली हम क्या करते हैं ना, जब भी हमें ऐसे एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना होता है जो कि रिएक्टिविटीज में टॉप पे हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, हम वो सॉल्यूशन ले लेते हैं जिसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे हमारे पास NaCl है, तो मैंने क्या किया, NaCl को इसमें रिएक्ट करा दिया। इसमें जो Na है वो हाई रिएक्टिव होता है ना, इसलिए हम इसके लिए हमेशा इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, NaCl मैंने इसमें डाला, इसमें कौन से दो आयन प्रेजेंट हैं, एक तो Na+ आयन प्रेजेंट है और एक Cl- आयन प्रेजेंट है। क्या होगा, जो Cl- आयन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, क्योंकि Cl नेगेटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव की तरफ भागेगा। जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव की तरफ भागेगा और हमारा जो सब्सटेंस है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। जनरली कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है तो वहां पे पॉजिटिव आयन जाएगा। पॉजिटिव आयन कौन है, सोडियम, तो यहाँ पे Na+ जाएगा, ठीक है। और जो एट एनोड पे कौन जाता है, एनोड पे कौन जाता है, एनोड पे वापस जाता है क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन हमारा नेगेटिव आयन है और एनोड हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इस तरह से हमारा जो एलिमेंट है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, एक्सट्रैक्शन आपको सारी चीज का समझ में आ गया होगा, किस तरह से टॉप ऑफ द एलिमेंट के एक्सट्रैक्ट होते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट एक्सट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि कैथोड पे क्या होता है, बेसिकली मैंने आपको जैसे ऑक्सीजन और Na का बताया था, वैसे यहाँ पे भी होगा। जो सोडियम है, सोडियम क्या चाहेगा, वो बोलेगा या मुझे एक अपना लूज करना है, वो अपना एक लूज करने के लिए तैयार रहेगा, Na+ और एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्वियसली लूज करेगा। जो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे जो क्लोरीन है वो कहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन गेन करना है, उसे इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो वो क्या करेगा,
वो इलेक्ट्रॉन ऐसे गेन करेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मैं बहुत ज़्यादा इसका एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं आई थिंक तीसरी चौथी बार इस लेक्चर में मैंने इसको रिपीट किया है। इससे जब मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तब भी मैंने इसको रिपीट किया था, 2 दिन लेक्चर पहले भी रिपीट किया, लास्ट लेक्चर में भी रिपीट किया, आज मैंने दोबारा इसको रिपीट कर दिया। तो आप इस प्रोसेस को समझ सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हमने देखा था, तब भी मैंने बताया था, आज भी मैंने आपको दोबारा बता दिया। आप इस चीज़ को दोबारा चाहे तो बुक से भी एक बार रीड कर लीजिए, बुक में आपको डायग्राम मिलेगा, आप डायग्राम से समझ सकते हैं। बाकी मैंने आपको इसको 4 बार एक्सप्लेन किया तो बहुत चीज़ समझ में आ गई होगी। नहीं है समझ में तो दोबारा इस लेक्चर को देख सकते हैं। और हम एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को अच्छे से हमने समझ लिया कि किस तरह से हम अलग अलग तरह के रिएक्टिव एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कोरोजन और उसके कुछ प्रिवेंशन और भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो पढ़ लेंगे और जल्द से चैप्टर खत्म करने की तरफ बढ़ेंगे। फिर हम इसके चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। हमारे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं और नोट्स हैं वो सब आपको मिल रहे होंगे। तो आई होप आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।